हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार OW एकेडमी में। मैं आपका अपना भाई विशाल कुमार। हम आपके लिए आज फिर से एक बार लेके आए हैं। पूरा कोर्स एक क्लास में ख़त्म। इसमें आपका हिंदी व्याकरण का पोर्शन रहेगा जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध रहेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आपका हिंदी व्याकरण में। स्टार्ट करेंगे हम साहित्य से। साहित्य में अपना जीवन परिचय से। तो चलो आओ करते हैं शुरू। पहले पढ़ेंगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दुबे बेटा ये दुबे नहीं है, इसे काट देना। बलिया जिले के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं में गहन अध्ययन किया। सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। ज्योतिषाचार्य बच्चा एक डिग्री होती है, ठीक है, जैसे आज के टाइम पे MA BA होता है। सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। बेटा पद्म भूषण एक पुरस्कार है, एक अवार्ड है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। तो सन 1979 में रोग से पीड़ित होने के कारण इन महान साहित्यकार की चिरनिंद्रा में हमेशा के लिए सो गए। तो इनका साहित्य परिचय जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोक आचोलक आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एवं कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक थे। वक्ता बेटा स्पीकर को कहा जाता है, अध्यापक आप जानते हो टीचर। ये बंगला तथा ये बंगला नहीं आएगा बेटा, बांग्ला आएगा, या बांग्ला कर लेना। बंगला नहीं है बेटा, बांग्ला भाषा होती है। बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता तथा प्राचीनता। नवीनता बेटा मॉडरेट, जो न्यू बोला जाता है, जैसे प्राचीन पुराना, दोनों का समन्वय। तथा इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके विषय विवेचना में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, कृतियों के बारे में जानेंगे। निबंध संग्रह, उपन्यास, आलोचना, इतिहास। निबंधकार में बेटा अशोक के फूल, कुटज, कल्प कल्पलता और आलोक पर्व। इनमें इन चीज़ों को हाईलाइट कर लेना। ये काफ़ी बार पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी, उम्मीद है आगे भी पूछी जाएं। उपन्यास बाड़भट्टी की आत्मकथा, पुनर्वा, आलोचना साहित्य सहचर, सुर साहित्य, कबीर। इतिहास हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है बेटा। दूसरे पे आते हैं हम, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी एवं महादानी परिवार में 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से क्षय रोग से पीड़ित, क्षय रोग बेटा टीबी को कहा जाता है, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। ठीक है बेटा, इनके बारे में इनकी साहित्य परिचय जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य परिचय बहुत उत्कृष्ट रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य और गौरवपूर्ण विभूति रहे हैं। विभूति बेटा एक महान व्यक्ति को कहा जाता है। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी का एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी रहे हैं। इनके काव्य में प्रेम सौंदर्य का चित्रण होता है। ये अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रखंड पंडित थे, अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इनसे अछूता नहीं रहा। इसे नहीं बेटा, इसे यहाँ इन्हें आएगा, इनसे गलत टाइप हो गया, थोड़ा ध्यान रखना। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं, ये गलत टाइप हो गया, ये ध्यान रखना। काव्य संग्रह में आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक। कामायनी इंपोर्टेंट,
झरना, लहर, आंसू। इन तीनों चारों को मोस्ट इम्पोर्टेंट समझना और पेपर से पहले पढ़ के जाना। नाटक जनमेज, एक घंट, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त आदि। कहानी इतनी पूछी नहीं जाती, एक बार फिर भी नज़र मार जाना। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी। इंद्रजाल को एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। ठीक है बेटा। अगला आता है मैथिली शरण गुप्त, इनके बारे में जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव सन 1886 में हुआ। इनके पिता सेठ राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इन्होंने अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त करी। गुप्ता जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। सन 1964 में सरस्वती का यह महान उपासक परलोक सुधार गया। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी रचनाएं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयत्रवध, पंचवटी। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लेना। अगला आता है महादेवी वर्मा जी का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका अच्छे से पढ़ के जाना। इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ वो भी पूछा जाता है, इनके बारे में कौन से सन में इनका जन्म हुआ वो पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा, ये बेटा थोड़ा टाइप गलत हो गया है, इसमें स्पेस नहीं आया, चलो कोई नहीं। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है बेटा। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। महादेवी के पिता एक विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा नाना ब्रजभाषा के कवि थे। ब्रजभाषा बेटा मथुरा की तरफ बोली जाती है। इन सब के प्रभाव ने महादेवी को एक सफल प्रधानाचार्य और भावुक कवित्री बना दिया। सन 11 सितंबर सन 1987 में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। बेटा ये डेट इम्पोर्टेंट याद रखना, इधर 1907 ये याद रखना। इनका साहित्य परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला इनमें भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण 1983 में बेटा यहाँ पे पद्म भूषण की उपाधि से, पद्म भूषण में पहले बता ही चुका हूँ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट व्यक्तियों को। और 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बेटा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ठीक है बेटा। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। काव्यनिहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। बेटा अच्छे से याद करके जाना, ये आएंगी। यामागध रचनाएं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, भाषा शैली, इसमें श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा ने तत्सम और सरल प्रधान खड़ी बोली का उपयोग किया। इनकी भाषा शैली में सरलता, स्पष्टता दिखाई पड़ती है। ठीक है बेटा। अब हमारे शुरू होते हैं छंद। तो छंदों को देखते हैं। पहले छंद के भेद। ये चार्ट इसलिए लगा दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक। ठीक है बेटा। मात्रिक के ये रहे छंद भेद। सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक, विषममात्रिक। ठीक है जी। सम्मात्रिक में चौपाई की 16 मात्रा होती है। पेपर में पूछा जाता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। गतिका में 26 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अहीर में 11। अहीर आपके में आता नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है। तोमर भी इंपोर्टेंट नहीं है। आला वीर भी। आप चौपाई, रोला, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें। इधर दोहा में देख लें, दोहा में 24 होती हैं। सोरठा होती है, सोरठा में 11 होती है। वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा 11-13। ठीक है बेटा। और आपके में इतने ज़्यादा पूछा नहीं जाता। सब मात्रिक में चौपाई, रोला, दोहा, सोरठा, इनको नोट डाउन कर लेना। और आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लें। तो सोरठा पढ़ते हैं। ये एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है बेटा। पेपर में आया भी था, पिछली बार पूछा भी गया था कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो सोरठा होता है, ये ध्यान रखना। सोरठा छंद 4 चरण होते हैं इसके। ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हो, 1 2 3 4। ठीक है बेटा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा। ठीक है। और दूसरे चौथे में 13 मात्रा। ठीक है बेटा। इसका मतलब ये पहला चरण और ये तुम्हारा
तीसरा चरण, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी, ठीक है। और तीसरे और चौथे में इसमें 13-13 मात्राएं होंगी, ठीक है। मात्राएं गिनना आपको आती होंगी, चलो मैं बता देता हूँ। मात्रा दो तरह की होती हैं, दीर्घ और लघु। लघु मात्रा होती है जो छोटी होती है, वो एक काउंट होती है। दीर्घ मात्रा वो सॉरी गुरु मात्रा होती है, वो दो काउंट होती है, ठीक है बेटा। जो गुरु मात्रा होंगी वो बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, छोटे ए की, छोटे बड़ी ए की, छोटे ओ की, छोटी अंक की, बड़ी अंक की, ये गुरु मात्रा लगेंगी। गुरु मात्रा हमेशा ऐसे लगती है। एक लघु मात्रा होती है, लघु मात्रा छोटे आ, छोटी, छोटू, रारसी और चंद्र बिंदु, इनकी बहुत छोटी मात्रा लगती है। जैसे कि ये देखो, इस पे कौन सा है, जो पे छोटा ऊ आ रहा है, इसकी दो मात्रा, ठीक है। छोटा ऊ पी, छोटा ऊ है, देखो छोटा ऊ, इसकी कितनी है, एक, इसकी एक। छोटे ई की हेरा, इसकी कितनी है, एक। रा पे क्या है, रा पे क्या है, बड़ा तो छोटा है ना, तभी तो रा है ये। अगर बड़ा होता तो ये रा होता, तो ये कौन सा है, रा छोटा। तो छोटे आ पे कौन सी है, लघु की, तो ये इसकी। रा पे भी एक, छोटी ई, ये रही, इस पे भी एक, सिद्धि की छोटी, इस पे भी एक, ठीक है। ये छोटा ओ है, छोटा वो कहाँ है, ये रहा, इसकी कितनी है, दो, तो ये दो। यहाँ पे आए तो आ की एक। अब हम इन्हें गिन के देखेंगे, देखो, दो, एक, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दो 10 और एक 11, ठीक है ना। मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ और अच्छे से समझ पाओगे। पहले में कितनी होती है, पहले चरण में कितनी बताएं, पहले और तीसरे में 11 गिनो, दो, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8 और दो 10 और एक 11। इसमें गिनेंगे, एक, दो, दो दो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितनी है दूसरे तीसरे चरण में, 13। इसकी गिनेंगे, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11। अब चौथे चरण में आएंगे, चौथे में कितनी है, दो और एक 3, 3 और दो 5 और एक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितनी बेटा, पहले और तीसरे चरण में कितनी बताई थी, 11 11, ठीक है। दूसरे और चौथे चरण में कितनी बताई थी, 13 और 13, ठीक है बेटा। समझे, हमेशा मात्रा गुरु की मात्रा ऐस करके लगेगी, ठीक है। इसे बड़ी मात्रा बोला जाता है, दीर्घ मात्रा भी बोला जाता है। इसमें बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, छोटे ऊ की, बड़े छोटे ए की, बड़े ए की, छोटे ओ की और अंक की और बड़ी अंक की, ठीक है। लघु मात्रा एक होती है, वो एक काउंट होती है, वो छोटे आ, छोटी, छोटू, रारसी और चंद्रबिंदु की लगती है, ठीक बेटा, समझ आया। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा दोहा। दोहा एक हिंदी छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, देख रहे बेटा, 1, 2, 3, 4। लेकिन इसे दो पंक्तियों में लिखा जाता है। इसे हमेशा ऐसे जोड़ के और ऐसे जोड़ के, रही मन पानी राखिए, बिन पानु सब सून, ये एक हो गया। इसके बाद ये, ठीक है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11। समझ आया बेटा कुछ, क्योंकि पीछे बताया था सोरठा में 11, पहले तो तीसरे में 11-11 होती है, तीसरे और चौथे, दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं, इसीलिए इसे उसे उसका उल्टा कहा जाता है। अगर आपको याद ना हो तो उसके लिए याद मैं बता दूं, देखो बेटा, सोरठा और दोहा, देखो आपको लिए एक ट्रिक बताऊं ये याद करने के लिए, ये मात्रा इसकी पूछी जाती है और काफ़ी बार पूछी गई है। सोरठा, दोहा, दोहा में कितनी मात्रा बताई है, पहले और तीसरे में, कहाँ गई है, पहले और तीसरे में 13-13, ठीक है बेटा। यहाँ 1, 2, 3, 4, दोहा में कितनी है, ये रहा पहला, ये रहा तीसरा, 13-13, पहला और तीसरा 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। सोरठा में कैसी थी, देखो पीछे, पहले और तीसरे में कितनी है, 11, ठीक है, दूसरे और चौथे में कितनी है, 13।
पहले और तीसरे में 11, ठीक है, दूसरे और चौथे में 13। देखा बेटा। अब देखो, तो मैं याद करके बताऊं, क्योंकि पेपरों में पूछी जाती हैं कि सोरठा में कितने, कौन कौन से चरण में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं और दोहा में कौन सी होती है। सोरठा जिसके अंक ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, कितने शब्द आ रहे हैं इसमें, 1 2 3, वो छोटे से शुरू होगी, 11 13 11 13। जिसमें दो हैं, जिसमें कम है, वो बड़े से स्टार्ट होगी, 13 11 13 11। ये बहुत इजी वे है सीखने का। जितना पतला शब्द उतनी छोटी मात्रा, ठीक है बेटा, समझे। और जो जितना छोटा वर्ड वो उतनी बड़ी मात्रा। 13 से ये शुरू होगी क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 11 से शुरू होगी, ठीक है। आगे कभी नहीं भूलोगे। अब आते हैं हमारे अलंकार। अलंकारों की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, ये रहा, अलम प्लस कार। इसमें अलम, अलम का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण। हम हिंदी में अलंकार का इसलिए प्रयोग किया जाता है किसी शब्द को अच्छे से प्रस्तुत करना, बना चढ़ा के बहुत अच्छे वे में बोलना, ठीक है बेटा। अलंकार के भेद, अलंकार के 3 भाग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ठीक है। आपके में उभय अलंकार पूछा नहीं जाता, शब्दालंकार ठीक ठाक पूछा जाता है और अर्थालंकार इतना पूछा नहीं जाता। तो हम शब्दालंकार के पार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये शब्दालंकार के प्रकार हैं, ठीक है। पहला आता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जब एक ही शब्द या वर्ड की आवृत्ति काव्य में बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान देना इस पे, यहाँ पे जब एक ही शब्द या वर्ड की आवृत्ति काव्य में बार बार, ये ध्यान रखना, बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ देखो उदाहरण में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें देखो बेटा, यहाँ क्या है, एक शब्द में एक वर्ड की आवृत्ति, यहाँ देखो चा की हो रही है, यहाँ चा की हो रही है, यहाँ चा की हो रही है, यहाँ चा की हो रही है, ठीक है। इसे कहते हैं एक वर्ड की आवृत्ति काव्य में बार बार होना। तो वहां कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। ये ध्यान रखना बेटा, एक वर्ड की जहां आवृत्ति बार बार होगी वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, यहाँ चा की हो रही है, 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 ठीक है ना, समझ आया। अब चलते दूसरे की तरफ। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द का प्रयोग कई बार होता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ क्या था बेटा, यहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही थी और यहाँ पे एक ही शब्द का प्रयोग कई बार होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय वा पाए बोराय। यहाँ पे देखो एक शब्द 2 बार आ रहा है, कनक कनक। एक कनक का मतलब तो होता है सोना, ठीक है, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है बेटा। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जो पाए बोराय, मतलब सोना है और धतूरा है। अगर बंदा कोई व्यक्ति सोने को पाल लेता है तो वो बौरा जाता है, और धतूरे को खा लेता है तो वो बौरा जाता है, ठीक है। वहां पे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती थी, यहाँ एक शब्द कई बार आ रहा, उसके लेकिन मतलब अलग अलग होंगे। अब चलते हैं तीसरे पे, श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द में एक से अधिक वर्ण निहित होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे समझो, अर्थात श्लेष का मतलब होता है बेटा चिपका हुआ, एक वर्ड हो जिसके अर्थ अनेक हो, ठीक है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस न चून। यहाँ पे देखो रहीमन पानी, ठीक है, एक पानी ये रहा, एक पानी, ये पानी, ठीक है। यहाँ पे पानी शुद्ध, या पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, जल, मान सम्मान और चमक। रहीमन पानी राखिए, ठीक है, यहाँ पे पानी के 3 अर्थ हैं, जल, मान सम्मान और चमक, ठीक है बेटा। यहाँ मोती, मोती का मतलब है जो ये पानी है, ये पानी उभरे हुए जो जल से मतलब है, और जो रहीमन है वो मान सम्मान से मतलब है, और जो मोती है वहाँ पे पानी का मतलब चमक है। चौथा आता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। जब कथन में किसी प्रकार का वक्रता या घुमाव होता है तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को घुमा के बोलना, ठीक है, या आश्चर्यचकित से बोलना। उदाहरण, तुम ना भय कबहु प्रसन्न, मेरे मन की बात जाने बिना, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति को बोला नहीं जा रहा, उसका बताया नहीं जा रहा, लेकिन बात कही जा रही है उससे, ठीक है बेटा। ये अलंकार था, ये हमारा खत्म हुआ। अब चलते हैं हम रस की तरफ। चलो, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद और रसिकता। साहित्य में रस का अर्थ है वह आनंद या अनुभूति जो किसी काव्य
नाटक को पढ़ने, सुनने या देखने से प्राप्त होती है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस के प्रमुख अंग है बेटा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आपके पेपर पोर्शन में स्थायी भाव आएगा, विभाव आता नहीं है, अनुभाव आता नहीं है, संचारी आता नहीं है। इसे आपको एक बार पढ़ लेना, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते रस के प्रकार। भरत मुनि ने नाटक शास्त्र में 9 प्रमुख रस बताए हैं। ठीक है, चलो उनके बारे में जानते हैं। पहला है आपका श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस बेटा इसका स्थायी भाव है रति। रति मतलब प्रेम। जब किसी शब्द को बोला जाए, किसी चीज को हम बोल रहे हैं, तो उसमें प्रेम की भावना आनी चाहिए। जैसे देखो उदाहरण देखो, चंदन का बदन चंचल नयन अधर सुहाए। चंदन का बदन चंचल नयन मतलब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं और प्रेम के भाव में बोल रहे हैं, तो वहां पे हमारा श्रृंगार रस होगा। दूसरा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य मतलब हंसी। जब हम किसी शब्द को, किसी वाक्य को बोलते हैं, तो उस वाक्य को सुन के जब हमें अंदर से हंसी महसूस होती है, या किसी चीज़ को हमें प्रस्तुत कर रहे हैं, सामने वाले को हंसी महसूस होती है, तो वहाँ पे हमारा हास्य रस होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तीसरा आता है बेटा करुण रस। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक यानी कि दुख। किसी चीज़ को मतलब कोई वाक्य सुनने से हमें दुख, जैसे दुख का आभास हो, ठीक है, तो वहां पे करुण रस होता है। जैसे उदाहरण, राम को देखी सीता मुरझाई करुण रस छाई। मतलब राम जी को देखा सीता जी ने तो वो मुरझा सी गई। ठीक है बेटा। चौथा आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जैसे कि किसी चीज़ को हमने प्रस्तुत करा, जैसे आज के टाइम पे मॉडर्न में गाली बक देना। ठीक है, जैसे किसी को गाली बकी और जब सामने से व्यक्ति को गुस्सा आए, तो वही वहाँ क्या होगा, रौद्र रस। इसका उदाहरण, क्रोधित होकर रावण ने कहा लंका में नहीं है कोई मेरा सम्मान। ठीक है, ये रावण ने कब बोला, क्रोध में आके। तो पांचवा आता हमारा वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह, जैसे उत्साह भर देना। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं, चढ़कर सिंहासन बोले भीष्म आज्ञा दो महाराज। जब भीष्म जी अपने सिंहासन पे खड़े होकर बोलते हैं कि आज्ञा दो महाराज, तो वहाँ जितने भी मंत्रिमंडल में बैठे थे उनमें एक उल्लास भरा आया, एक उत्साह भरा आया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं छठवें पर। छठवां हमारा भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय। इसका उदाहरण, अंधकार में डूबा हुआ वन भयानक लगता है। जहाँ अंधेरा होता है तो अंधेरे में कोई चीज़ डूबी हुई हमेशा भयानक दिखती है। तो जैसे अंधकार में डूबा हुआ वन भयानक लगता है, यहाँ पे ये जो वाक्य क्या प्रदर्शित करता है, भय प्रदर्शित करता है। ठीक है, सातवां आता है बीभत्स। बीभत्स का स्थायी भाव होता है गिरना। जैसे किसी चीज़ को हमने सुना, ठीक है, अरे यार वो कितनी गंदी है, तो यहाँ पे क्या आया, एक हमें गिरना प्रदर्शित हुई, अरे यार वो देखो कितना गंदा है। इस तरीके से उदाहरण, कीचड़ कीचड़ में लौटता हुआ सुअर बीभत्स रस लगता है। जैसे कीचड़ में लेटा है, अरे यार देखो कितना गंदा है। ठीक है बेटा, समझे। आठवां आता अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य, कि भौचक्का रह जाना। हमारी तुम्हारी भाषा में बोला है भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। उदाहरण देखो, अचानक आकाश में दिखा उजाला अद्भुत लगा। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अचानक दिखा, अरे यार, तो आश्चर्यचकित हो जाना। नौवां शांत रस। स्थायी भाव शांति, एक होता है शांत होना। जैसे चिंता छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। ठीक है, जैसे होता है कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कि कोई नहीं, आप चिंता छोड़िए, शांत रहिए, तो वही है, ईश्वर पर भरोसा रखिए। तो बेटा इसके स्थायी भाव हैं जो, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पढ़ के जाना। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति। हास्य का स्थायी भाव क्या है, जो हास्य का क्या है, हंसी, हास, दोनों पाए जा सकते हैं, हंसी हास दोनों में से। करुण का शोक, रौद्रस का क्रोध, वीर का उत्साह, और भयानक का भय, इसे याद कर ही लोगे। विवश का घृणा, अद्भुत का आश्चर्य, और शांत का शांति। ठीक है, ये रे स्थायी भाव है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें पढ़ के जाना, ये पेपर में पूछे जाएंगे। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर का उत्साह, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, विवश का घृणा, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्यचकित, और शांत का निर्वेद। ये इतना पूछा नहीं चाहता। अब आते हैं आपके प्रत्यय। आप बढ़ते प्रत्ययों की तरफ। आपका उम्मीद है
बहुत कुछ सीख रहे होंगे आप, और ऐसे ही उत्सुकता बनाए रखिए। तो हम चढ़ते हैं प्रत्य के प्रति। प्रत्य शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश होते हैं। ये शब्दों के अर्थ में बदलाव करते हैं या विशेषता बताते हैं। प्रत्यय शब्दों के रूप में वचन, काल और अन्य विशेषताओं को भी बताते हैं। प्रत्यय हमेशा विधा शब्द के पीछे लगता है, जैसे कि आपको उदाहरणों में दिखाते हैं। जैसे सुंदर, अब ये सुंदर है, ये सुंदर शब्द है, ठीक है। ये सुंदर क्या है, ये किसी को देख के बोल सकते हैं यार ये सुंदर है, कोई वस्तु को, किसी व्यक्ति को, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें हम प्रत्यय जोड़ दें, ता, तो अब ये क्या बना, सुंदरता। यहां चेंज हो गया, यहां ये गुण था, ठीक है, यहां भाव हो गया सुंदरता। तो ऐसे ही मूर्ख, ता लगा मूर्खता हो गया। मानव, ता लगा मानवता हो गया। प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़ते हैं, ठीक है। प्रत्यय जब भी आप पेपर में आए, प्रत्यय देखे तो ऑप्शनल आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, तो उसमें प्रत्यय पूछा जाएगा। जब भी प्रत्यय देखो, प्रत्यय का चयन करो, तो ये देख लेना प्रत्यय के जो आगे शब्द है उसका कुछ अर्थ है कि नहीं है। अगर वो निरर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब चलते हैं उपसर्ग की तरफ। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है या बढ़ाता है। प्रत्यय बेटा कहाँ लगता था, मूल शब्द के पीछे, और उपसर्ग कहाँ लगेगा, मूल शब्द के आगे, ठीक है। उपसर्ग के उदाहरण है इसमें आ, अण, अदि, अभि, अनु, अभि, ये ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। इससे जितने भी शब्द बनने वाले हैं वो पढ़ के जाना, ये पेपर में आएंगे, ठीक है जी। जैसे अनु का देखो, ठीक है, अनु प्लस गमन, अनुगमन। अनुगमन जैसे किसी का पीछा करना, जैसे पीछे चलना। अनुरोध, अनु प्लस रोध, अनुरोध, विनती करना। अब का अवतार, अब प्लस तार, अवतार, अवतरण। अब प्लस गति, अवगति, मतलब पतन, ठीक है बेटा। अब चलते हम अपना नेक्स्ट पोर्शन पर्यायवाची की तरफ। पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, और इस पेपर में यहाँ से बहुत से पर्यायवाची आने की उम्मीद है। तो चलो चलते हैं। शब्द वे शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे के समान या लगभग समान होता है। इन्हें इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, वो देखो। पानी के पर्यायवाची जल, नीर, अम्बु, तोय, वारी, सलिज, ठीक है बेटा। आकाश के पर्यायवाची शब्द व्योम, शून्य, गमन, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, नभ। हवा के पर्यायवाची पवन, वायु, समीर, अनिल, वात, मरुत, अपमान, बयार, प्रकंपन। आँख के नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, दृग, नेत्र। अमृत के पर्यायवाची शब्द सुधा, अमी, पीयूष, सोम। अमर के पर्यायवाची शब्द चिरंजीवी, अनस्वर, अजर, अमर। बेटा इसमें पानी के, आकाश के, हवा के और आँख के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमृत के भी पूछे जाते हैं, पिछली बार बहुत पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ के जाना। पर्यायवाची के बाद अपना पोर्शन आता है विलोम शब्द का। तो विलोम शब्द चलो देखते हैं। विलोम शब्द हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थ, विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अच्छा का बुरा, दिन का रात, सत्य का असत्य, आशा का निराशा, सरल का कठिन, आगे पीछे, उत्साह निरुत्साह, सुख दुख, उजाला अंधकार, गर्म ठंडा, प्रकाश अंधकार, उच्च निम्न, उत्थान पतन, क्रय विक्रय, जीवन मृत्यु, सफलता असफलता, लाभ हानि, स्वस्थ अस्वस्थ, आदर अनादर, उदय अस्त, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के जाना, ये पेपरों में आएंगे। अब चलते हैं हम आपके मुहावरों की तरफ। मुहावरे हिंदी भाषा को बहुत रोचक बनाते हैं, तो देखते हैं। मुहावरे हिंदी भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये ऐसे विशेष वाक्यांश होते हैं जिनका सीधा अर्थ ना निकालकर उनका सांकेतिक या विशेष अर्थ समझा जाता है। जैसे कि मुहावरे देखो, आपने या हमने, जैसे घर में दादी माता जी होती हैं, मुहावरे के तरीके से बोल के चलती हैं, बोल देती हैं, जिसको किस चीज़ को अच्छे से प्रस्तुत किया जाए। तो देखते हैं। पहला है
अपना उल्लू सीधा करना बेटा, जैसे कि अपना स्वार्थ पूरा करना। जैसे देखा कभी, जैसे बोल देते हैं भारी बोलचाला में, अरे यार उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया, तो उसका मतलब ये है अपना स्वार्थ पूरा करना। नाक कटना, अपमानित होना। जैसे बोलते हैं लोकल भाषा में, अरे यार उसने नाक कटवा दी, उसने नाक कट दी, उसकी नाक कट गई, तो उसे बोलते हैं अपमानित होना। आंखों का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति। गले का हार बनना, बहुत प्रिय या महत्वपूर्ण बन जाना। चौंका देना, अचंभित कर देना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना। मन मसो कर जाना, दुखी होकर भी चुप रह जाना। इसमें एक कहाँ गया इसका, हवा में उड़ना, अच्छा ये रहा, सॉरी। हवा में उड़ना, महत्व ना देना, बेटा ये थोड़ी गलती होगी, इसे थोड़ा देखना। सिर पर चढ़ना, अधिक लाड़ लेना, लाड़ प्यार देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। जैसे देखा हो आप लोग क्लासों में पढ़ते हैं, टीचर्स होते हैं, बोलते हैं कि अकल का दुश्मन है क्या, तो उसे वही बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। अपना रंग दिखाना, असली स्वभाव प्रकट करना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। एक आंख से देखना, पक्षपात करना। कमर कसना, पूरी तैयारी करना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बड़ी बात का कहना। कलेजा ठंडा होना, संतोष प्राप्त करना। दाल में काला, किसी बात में संदेह होना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, न्याय करना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक का आपका हुआ, ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द। अब हम चलते हैं निबंध की तरफ। आपके पेपर में निबंध का बहुत बड़ा भाग है, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो वही देखना आपको, निबंध किस तरीके से लिखा जाता है, निबंध किस तरीके से लिखा जाएगा, किन किन चीज़ों पे निबंध आता है, ठीक है बेटा। किस तरीके से लिख के चलना है, एक अच्छे परफेक्ट वे में लिखना है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्रोवाइड कराएं। तो पहले हम देखो, ये रहा आतंकवाद का निबंध। इसे एक बार देखना, इसी तरीके से निबंध होंगे, इस तरीके से ही आपको लिखने हैं। पहले निबंध में आपको प्रस्तावना लिखनी है, उस किस विषय पे क्या प्रस्तावना है। तो देखो चलते हैं आगे। आतंकवाद पर आज के समय में एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। वैश्विकता, संसारिक, जो बहुत बड़ी, जैसे होता है ना वैश्विक के विश्व की, वो चीज़। यह न केवल किसी एक देश या सम्मान के लिए खतरा, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है। आतंकवाद का अर्थ है हिंसा और भय के माध्यम से लोगों को डराकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना। यह समस्या निर्दोष लोगों की जान लेती है, समाज में अशांति फैलाती है और देश की प्रगति में बाधा डालती है। आतंकवाद के कारण, प्रभाव और समाधान पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक है बेटा, ये हमारी प्रस्तावना हुई। उसके बाद हम लिखेंगे आतंकवाद के कारण, कि क्या कारण है जिस वजह से आतंकवाद फैल रहा है, और क्या निवारण रहेंगे जिस वजह से आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है। तो देखते हैं आतंकवाद के कारण। पहला, राजनीतिक उद्देश्य। कई बार आतंकवादी गतिविधियों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। कुछ समूह अपने राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। दूसरा बेटा, धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता भी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। कुछ समूह अपने धार्मिक विचारों को दूसरों पर थोपने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। तीसरा बेटा, सामाजिक और आर्थिक समानता। गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। जो कल समाज में हाथिए पर रह जाते हैं, वे आसानी से आतंकवादी संगठनों के चुंगल में फंस जाते हैं। चौथा है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव में लोग गलत राह पर चल पड़ते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके हम देखेंगे प्रभाव। आतंकवाद से क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वो चीज़। पहला, मानव जीवन की हानि। आतंकवाद के कारण हजारों निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, यह मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरा, आर्थिक नुकसान। आतंकवादी घटनाओं के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था को भारी नुकसान होता है, व्यापार और पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, सामाजिक अशांति। आतंकवाद समाज में भय और अशांति फैलाता है, लोगों का जीवन असुरक्षित हो जाता है। चौथा आता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा।
आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यह देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालता है। अब देखते बेटा आतंकवाद का समाधान। नंबर 1, शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है। शिक्षित समाज आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सकता है। ठीक है बेटा। नंबर 2, सामाजिक और आर्थिक समानता, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के आतंकवाद को रोका जा सकता है। सरकार को गरीब वंचित वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि आतंकवाद पे निष्कर्ष पाया जा सके, उससे समाधान किया जा सके, उस पर कड़ी पकड़ बनाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। नंबर 4, कानून और व्यवस्था। सरकार को आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए। इसके निष्कर्ष देखते हैं बेटा। निष्कर्ष हैं, आतंकवाद एक गंभीर समस्या है जो कि मानवता के लिए एक खतरा बन चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा, सामाजिक आर्थिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमें यह याद रखना है कि शांति और सद्भावना ही मानवता का असली मार्ग है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा एक वो हुआ, दूसरा चलते हैं भारत में शिक्षा नीति पर निबंध। आप में 2 ऑप्शनल निबंध आएंगे, 4 आएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ये भी भारत में शिक्षा नीति पर मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है। आप इसको एक बार अच्छे से देखें और अच्छी चीज़ें सीखें। जैसे पहले बताया था कि जब निबंध लिखेंगे, निबंध लिखने से पहले प्रस्तावना लिखी जाएगी। तो आप पहले प्रस्तावना लिखेंगे। जैसे कि शिक्षा किसी भी देश के विकास की नींव होती है। यह न केवल व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें समाज के उत्पादक सदस्य बनाना। भारत की शिक्षा नीति समय समय पर बदलती रही है, ताकि देश की आवश्यकताओं और वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जा सके। भारत में शिक्षा नीति का इतिहास 1968 की शिक्षा नीति। यह भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण, गुणवत्ता और समानता पर जोर दिखाया गया था। नंबर 2, 1986 की शिक्षा नीति। इस नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार की बात की गई। इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। नंबर 3, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की बात कही गई। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु। नंबर 1, स्कूली शिक्षा में सुधार। ये बेटा ये काट देना, ठीक है। इसमें पहले 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज, अगले 3 वर्ष प्रारंभिक स्टेज, फिर 3 वर्ष बेटा स्कूली शिक्षा में सुधार 5-3-3-4 का नया ढांचा बनाया गया। इसमें 5 वर्ष के लिए तो फाउंडेशन स्टेज थी, ठीक है, 3 वर्ष के लिए प्रारंभिक स्टेज थी, फिर 3 वर्ष मध्य स्टेज थी और अंतिम में 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज शामिल थी, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा का स्थानीय भाषा में दी गई। नंबर 3 पॉइंट, बोर्ड परीक्षाओं में सुधार। बोर्ड परीक्षाओं को आसान और व्यवहारिक बनाने की बात कही गई। ये 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कही गई। उच्च शिक्षा में सुधार। बहुविषयक शिक्षा, छात्रों को एक ही विषय तक सीमित न रहकर कई विषयों का अध्ययन कराने का अवसर मिलेगा। दूसरा, क्रेडिट ट्रांसफर, छात्र एक कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश ले सकेंगे और उनके क्रेडिट ट्रांसफर होंगे। अगला बिंदु है उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा। यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित की गई। एकल प्रवेश मतलब हर चीज का एक ही एग्जामिनेशन हो। नंबर 3, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण।
विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। अगला बिंदु है भारतीय छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नंबर 4, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जोर दिया जाएगा। नंबर 5 है बेटा शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए नए मानक तय किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा नीति के लाभ। नंबर 1, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई शिक्षा नीति से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। नंबर 2 को देखेंगे बेटा रोजगार के अवसर, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नंबर 3, समानता, सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे। ठीक है बेटा। नंबर 4, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पार्टिसिपेट को बोलते बेटा। नई शिक्षा नीति में भारतीय छात्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकेंगे। अगला पॉइंट है चुनौतियां। नंबर 1, कार्यान्वयन, नई शिक्षा नीति को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अड़चनें। नंबर 2, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। नंबर 3, डिजिटल विभाजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को दूर करना। इसका निष्कर्ष देखेंगे बेटा, जब भी निबंध लिखो जिस तरीके से लिखी गई हैं उसका निवारण, उसकी चुनौतियाँ, उसकी प्रस्तावना, क्या वजह, क्या दिक्कत है, हर चीज़ इसी तरीके से इसी पैटर्न में लिख के चलनी है। ठीक है बेटा। अब चलेंगे निष्कर्ष की तरफ। लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे भारत की नई शिक्षा नीति देश के शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह नीति छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। हालांकि इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार, शिक्षकों, छात्रों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि इस नीति को सही ढंग से लागू किया जाए तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है और एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण कर सकता है। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम प्रार्थना पत्र की तरफ, जो कि आपके पेपर के पोर्शन में आता है और पूछा जाता है। तो ये हमारा प्रार्थना पत्र है मोहल्ले की सफाई हेतु। ठीक है बेटा। प्रार्थना पत्र, सेवा में अध्यक्ष महोदय, नगर निगम। ठीक है बेटा। जो आपका शहर हो उसका नाम लिखना है। विषय मोहल्ले की सफाई हेतु अनुरोध। जब भी प्रार्थना पत्र लिखें पहले विषय, ठीक है, उस विषय लिखें, किस विषय के ऊपर लिखा जा रहा है, उसके बाद अपना चालू करें। जैसे कि महोदय, मैं आपका नाम, आपका पता का निवासी हूँ, मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले की सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लड़का हो तो चाहता हूँ, लड़की हो तो चाहती हूँ। हमारे मोहल्ले में गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण वातावरण दूषित हो रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कूड़ेदानों की नियमित सफाई न होने के कारण कचरा इधर उधर बिखरा रहता है। इससे मोहल्ले का सौंदर्य और स्वच्छता प्रभावित हो रही है। अंत में आपसे अनुरोध करता हूँ या करती हूँ कि हमारे मोहल्ले की नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए। कूड़ेदानों को बेटा कूड़ेदानों को समय समय पर खाली करवाया जाए। कूड़ेदानों हो गई है, खाली करवाया जाए। इसके अलावा मोहल्ले में जागरूक अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जाए। मुझे विश्वास है कि आप हमारी समस्या पर तुरंत ध्यान देंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। भवदीय, आपका नाम, आपका पता और दिनांक। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम पत्र की तरफ। आपका पत्र का भी एक सवाल आता है पेपर में, ऑप्शनल आते हैं, उसमें 4 दिए जाएंगे। 4 में से आपको 2 का जवाब देना होगा। तो आपका छात्रावास का जीवन, आपका पता, दिनांक, जिस मित्र के लिए लिखे हो, प्रिय मित्र, मित्र का नाम, सब प्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला और जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुमने छात्रावास के जीवन के बारे में जानना चाहा है, तो मैं तुम्हें अपने अनुभव साझा करता हूँ। जैसे एक दोस्त होता है, जैसे एक दोस्त बाहर हॉस्टल में पढ़ने गया है, तो वो उससे कुछ जानना चाह रहा है कि कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा उसके लिए। तो छात्रावास का जीवन बहुत ही रोमांचक और सीख भरा होता है। यहाँ हमने स्वतंत्रता
स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन साथ ही अनुशासन का पालन भी करना पड़ता है। सुबह की दिनचर्या से लेकर रात के अध्ययन तक हर काम समय पर करना होता है। छात्रावास में रहकर हमें अपने काम खुद करने होते हैं, ठीक है जी, जो जीवन में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। यहाँ मैंने नए दोस्त बनाए हैं जो अलग अलग राज्यों संस्कृतियों अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों से हैं। उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। छात्रावास में खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें भाग लेकर हम अपने कौशल को निखारते हैं। हालांकि छात्रावास का जीवन चुनौतियों से भरा भी होता है। घर की याद कभी कभी सताती है, लेकिन दोस्तों और शिक्षकों का साथ इस कमी को पूरा कर देता है। तुम भी छात्रावास के जीवन का आनंद लेना चाहोगे, यह मेरा विश्वास है। अगर तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न हो तो बताना। तुम्हारा मित्र, आपका नाम। ठीक है बेटा, तो ये आपका यहाँ पे होता है पूरा। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी। इसमें से पेपर बहुत अच्छा, इसमें से जितनी कोशिश है इसी में से आएगा और इसमें से आने की उम्मीद है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।